वेलकम टू ग्रो फॉर मोर। आज हम इस वीडियो में फ्यूचर रिटेल लिमिटेड के बारे में बात करेंगे। फ्यूचर ग्रुप को जब से रिलायंस का साथ छूटा है उसके बाद से यह स्टॉक बहुत ही ज्यादा तेजी से नीचे गिरता हुआ नजर आया है, जिसके कारण इसके इन्वेस्टर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पिछले 3 महीने में 30 रुपए 45 पैसे से गिरकर 6 रुपए 65 पैसे पे आ गया है। और जब भी इस स्टॉक में बात चल रही थी कि इस कंपनी को मुकेश अंबानी जी खरीद लेंगे, उस समय यह स्टॉक 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था और इन्वेस्टर्स को उम्मीद थी कि यह कंपनी रिलायंस जैसे सेफ हैंड में चला जाएगा तो इन्वेस्टर्स को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होगा। लेकिन फ्रेंड्स, ये पूरा मामला 2 साल कोर्ट में चला, अलग अलग जुडिशियल सिस्टम में चला, आर्बिट्रेशन में चला, लेकिन किसी भी तरह का कोई भी फैसला नहीं आया है अभी तक। और यहाँ तक कि डील भी अब कैंसिल हो गई है, लेकिन लीगल प्रोसीडिंग फिर भी ऑन है। तो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बात करेंगे कि इस लीगल प्रोसीडिंग का फ्यूचर रिटेल पे क्या असर पड़ेगा, इस पे किसी तरह की कोई लायबिलिटी क्रिएट होगी, यानी कि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर और कोई देनदारी बनती है या नहीं, और इस वक्त फ्यूचर रिटेल के प्रमोटर्स कौन कौन से स्टेप्स ले रहे हैं इसको रिवाइव करने के लिए या फिर इस कंपनी को किसी और के हाथ में सौंपने के लिए। तो यदि आपका इन्वेस्टमेंट इस स्टॉक में है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि इस तरह के हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। हम सबसे पहले इसके सिंगापुर में चल रहे केस के बारे में बात कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानती हैं कि अमेज़न ने सबसे पहली अपील और कोई लीगल एक्शन फ्यूचर रिटेल के खिलाफ सिंगापुर इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन सेंटर SIAC में ही लिया था, जिसकी वजह से इस डील पर रोक लगाई गई थी। और जहां से कहानी की शुरुआत हुई थी, अभी भी फ्यूचर ग्रुप की यही कहानी वहां पर अटकी पड़ी है। जब फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस की डील कैंसिल हुई तो फ्यूचर रिटेल के रिप्रेजेंटेटिव ने SIAC में एक अपील दाखिल की, जिसमें उनका मानना था कि यदि अब डील कैंसिल हो गई है तो SIAC में जो प्रोसीडिंग चल रही है, जो केस चल रहा है, उसको ऑनगोइंग रखने का कोई फायदा नहीं है, इसे टर्मिनेट कर दिया जाए। अब अमेज़न और फ्यूचर ग्रुप की लड़ाई का कोई भी मतलब नहीं निकलता है। लेकिन इस पर SIAC ने रोक लगाने से मना कर दिया। तो फ्रेंड्स, इससे किस पार्टी का फायदा होगा यदि ये केस और चलता है या फिर इसका फैसला किसी एक पार्टी के पक्ष में आ जाता है? तो फ्रेंड्स, मैं बताऊं तो इससे केवल अमेज़न को थोड़ा सा फायदा होगा और फ्यूचर रिटेल को किसी भी तरह का कोई भी फायदा या नुकसान नहीं होगा, क्योंकि फ्यूचर रिटेल ऑलरेडी बहुत ज्यादा कर्जे पे है। तो यदि SIAC कोई ऑर्डर सुनाती है कि आप अमेज़न को इनके पैसे रिटर्न कर दो या किसी तरह का कोई भी और, तो उससे कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बन जाएगी। और जब कंपनी के ऊपर लायबिलिटी बनेगी तो वो उन्हें पे करना पड़ेगा, और पे तब करेंगे जब कंपनी का पूरा डेट क्लियर हो जाएगा। और फ्रेंड्स, इस जन्म में तो फ्यूचर ग्रुप के ऊपर पूरा डेट क्लियर नहीं हो पाएगा जब तक यह CIRPC प्रोसेस से होता हुआ बाहर ना निकले, यानी कि इसको CIRPC प्रोसेस का गंगा स्नान तो करना ही पड़ेगा, चाहे वो अभी करे या फिर कुछ टाइम के बाद। जो उसके ऊपर CCI ने 200 करोड़ की पेनल्टी लगाई है, शायद उसमें उसको रिलीफ मिल जाए, वरना अमेज़न को किसी भी तरह का कोई फायदा नहीं होगा। और अमेज़न को लगा हुआ इन्वेस्टमेंट जो 1500 करोड़ के आसपास का था, वो अब नहीं मिल पाएगा। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गई SIAC के न्यूज की बात। अब हम बात करते हैं मुकेश अंबानी जी की। तो फ्रेंड्स, आपने न्यूज में तो सुना ही होगा कि मुकेश अंबानी जी ने अपने एम्पायर को अपने तीनों बच्चे के नाम कर दिया है, उनको अलग अलग डिवीजन में बांटकर दे दिए हैं, और रिटेल सेगमेंट की ओनर अब ईशा अंबानी जी बन गई हैं। और मुकेश अंबानी जी भी यही चाहते थे कि फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस का डील हो तो एक बड़ा मार्केट शेयर ईशा अंबानी जी के हाथ में चला जाए, और ऐसा करने में मुकेश अंबानी जी सफल भी रहे। भले ही इनको थोड़े उंगली टेढ़ी करके घी निकालनी पड़ी, लेकिन सफल रहे। और फ्रेंड्स, इसके अलावा अब हम बात करते हैं कि प्रमोटर्स और कंपनी के जो की MP के मेंबर्स थे वो क्या एक्शन ले रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अब वे हार मान चुके हैं। अब किशोर बियानी जी भी अलग अलग इंडस्ट्रीज में अपना इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, अलग अलग स्टार्टअप की ओर ध्यान दे रहे हैं और फ्यूचर ग्रुप से अपना मुख मोड़ लिए हैं। बस वो एक दिखावे के लिए थोड़ा बहुत इसमें एक्शन ले रहे हैं, बाकी उनका किसी भी तरह का कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। आपको ये मानकर चलना चाहिए कि फ्यूचर रिटेल का भविष्य, इसका फ्यूचर डूब चुका है। और इसके अलावा ये स्टॉक अब ASM लिस्ट में भी आ चुका है, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और इसमें जो पेनी स्टॉक के जो मैनिपुलेटर्स होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, उनकी भी एंट्री हो चुकी है। अब फ्यूचर रिटेल में आपको बहुत ही ज्यादा उतार और चढ़ाव देखने को मिलेंगे, जैसा कि पेनी स्टॉक में देखने को हमें मिलता है। तो फ्रेंड्स, जो अपडेट मुझे देना था वो मैंने आपको दे दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। और फ्यूचर रिटेल से जुड़ी हुई कोई भी अपडेट SIAC से आती है
तो मैं वो आपको जरूर बताऊंगा। बाकी इंडियन कोर्ट में जो मामले चल रहे हैं उससे कोई भी मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं निकलेगा, अब कोई भी फायदा नहीं है।